Hello students, today we are going to start topic solubility in chapter solution, chapter number 2nd in CBSE और RBSE. Understand? तो आज हम आपको solubility पढ़ाएंगे और solubility क्या होता है. Solubility SOLUBILITY solubility, इसको हिंदी में विलेयता कहते हैं. ठीक है, तो इसको लिखेंगे it is defined the number of solute or amount of solute particles dissolve in 100 gram of solvent. 100 gram of solvent in the given condition. In the given condition of temperature. In the given condition of temperature is called solubility. Is called solubility. Understand? Unit of solubility is mole decimeter inverse 3. Understand? Unit of solubility is mole decimeter inverse 3. Solubility किस पे डिपेंड करता है? Factors affecting solubility. Factor affecting solubility. ठीक है, यानी solubility को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन हैं. तो पहला होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट. नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, यानी सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करता है. इफ सॉल्यूट इज ionic means KCl, NaCl, KNO3, etc. Then they are soluble in water. They are soluble in water, and they are not soluble in non-polar solvent, and they are not soluble in non-polar solvent. Understand? Like ether, benzene and chloroform, CHCl3. Understand? Similarly, oxygen, nitrogen, non-polar हैं ये, are soluble in non-polar solvent. Are soluble in non-polar solvent like ether, benzene and chloroform and carbon tetrachloride, etc. Understand? But they are not soluble in water. But they are not soluble in water. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? लाइक डिसॉल्व लाइक मीन्स क्या हुआ?
लाइक, डिसॉल्व लाइक। तो पोलर सॉल्यूट किसमें घुलेगा? पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉट dissolve in non-polar solvent, understand, non-polar solvent, vice versa। यानी अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा। ठीक वैसे ही नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व, डिसॉल्व ओनली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। किसमें घुलेगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, अंडरस्टैंड, एंड नॉट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। और दूसरा फैक्टर है, पहला फैक्टर था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दूसरा फैक्टर कौन सा हो गया? टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, अंडरस्टैंड। तो टेम्परेचर के आधार पर दो कंडीशन पैदा होती है, तीन कंडीशन, दो ही मान लीजिए, दो कंडीशन, ए मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ए मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ए मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एंड बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज smaller than AB मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। समझ में आ गया? यानी ए और बीबी का जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वह AB मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से कम होगा, देन रिएक्शन किस टाइप की होगी? एक्सोथर्मिक। देन रिएक्शन विल बी, कैसा होगा? रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होगी। तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा भाई? डेल्टा एच सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन एनर्जी जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलता है वह क्या होगा? 0 से कम होगा। तो रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। जब एक्सोथर्मिक होगा तो हीट इज नॉट रिक्वायर्ड, हीट इज नॉट रिक्वायर्ड। तब इसमें सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घुलने के लिए हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हीट क्या होगा? रिलीज, डेल्टा एच इज रिलीज हो जाएगी, ठीक है। सच एज, इसमें कौन से सॉल्ट है जो इस टाइप की कंडीशन में घुलते हैं? तो इसके लिए है Li2SO4, ठीक है, या Na2SO4 एटसेट्रा। ये ऐसे सॉल्ट है जिसके अंदर में ए और बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हमेशा AB मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से कम होता है, और जो रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो होगा एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एच सॉल्यूशन एनर्जी 0 से कम होगा, और हीट इज नॉट रिक्वायर्ड, हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी घुलने के लिए सॉल्यूट का सॉल्वेंट में, बल्कि हीट रिलीज होगी। जैसे साल्ट एग्जांपल है Li2SO4, लिथियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, ठीक है। इसी में एक और कंडीशन आता है, दूसरा इसमें आता है, पहला, दूसरा आता है ए एंड बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन is greater, molecular interaction is greater than AB molecular interaction, AB molecular interaction, understand, interaction। ये कह रहा है कि A और BB मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हमेशा AB मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से ग्रेटर होगा। तो रिएक्शन किस टाइप का होगा? देन द रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। फिर रिएक्शन कैसा होगा? तब
रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगा, रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक, रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक। अब यहाँ क्या होगा, डेल्टा एच सोल्यूशन एनर्जी इज ग्रेटर देन 0 और रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक। तो साल्ट में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ लिखेंगे हीट विल बी रिक्वायर्ड, हीट विल बी रिक्वायर्ड फॉर dissolution of solute in solvent, heat will be required and reaction will be endothermic, delta H solution energy will be greater than 0। तो इसके लिए कौन कौन से साल्ट होंगे, NaCl होगा, KCl होगा, KNO3 होगा, NaNO3 होगा, एक्सेट्रा। समझ में आ गया, ये होंगे। अब हो गया टेम्परेचर का कंडीशन और नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की कंडीशन। अब इसके आधार पर जो तीसरा कंडीशन है वो ये है, जैसे दो टाइप का एनर्जी जरूरत पड़ती है जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलते हैं, तो एक होता है लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी, ठीक है, जिसको हम डेल्टा एच एल लिखते हैं। ये किसकी एनर्जी होती है, ये सॉल्यूट की एनर्जी होती है जब सॉल्वेंट में घुलता है। और 4 होता है सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन, सॉल्वेशन एनर्जी, समझ में आ गया, सॉल्वेशन एनर्जी, इसको लिखते हैं डेल्टा एच एस, ठीक है। ये सॉल्वेंट की एनर्जी होती है, किसकी एनर्जी होती है, सॉल्वेंट की, जिसमें सॉल्यूट घुल रहा है, और ये होती है सॉल्यूट की एनर्जी, अंडरस्टैंड। अगर इसके आधार पर नोट लिख रहा हूं, नोट, समझ में आ गया, तो यहाँ लिख रहा हूं डेल एच, डेल एस सॉल्वेशन एनर्जी इज मच ग्रेटर और इक्वल देन डेल्टा एच एल, देन डिसोल्यूशन विल बी अकर्ड, देन डिसोल्यूशन will be occurred, then dissolution will be occurred। अगर डेल्टा एच सॉल्वेशन एनर्जी डेल्टा एच एल लेटिस एनर्जी से ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसोल्यूशन अकर्ड होगा, कंसीडर होगा। लेकिन नोट नंबर जो 2 है, अगर डेल्टा एच एल लेटिस एनर्जी मिनिमाइज थोड़ा सा ज्यादा होगा डेल्टा एच सॉल्वेशन एनर्जी के तुलना में, समझ में आ गया, तो भी देन डिसोल्यूशन विल बी अकर्ड, देन डिसोल्यूशन विल बी अकर्ड, सॉल्यूशन विल बी अकर्ड, समझ में आ गया, यस। अगर डेल्टा एच एल लेटिस एनर्जी थोड़ा ज्यादा है, तो सॉल्वेशन एनर्जी कम है, तो डिसोल्यूशन क्या होगा, अकर्ड होगा। तीसरा कंडीशन है कि अगर लेटिस एनर्जी काफी ग्रेटर हो गया, इज मच ग्रेटर, इज मच ग्रेटर, किसके तुलना में, डेल्टा एच सॉल्वेशन एनर्जी की तुलना में, तो रिएक्शन डू नॉट अकर, तब डिसोल्यूशन या रिएक्शन, डिसोल्यूशन या रिएक्शन डू नॉट अकर, डू नॉट अकर्ड, समझ में आ गया, यस। इसके आधार पर साल्ट कितने टाइप के होते हैं, तो इसके आधार पर साल्ट जो है वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के। पहला salt whose temperature increases then the solute dissolve in solvent, जैसे NaCl है, ठीक है, KCl है या KNO3 है, ये ऐसे साल्ट हैं जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीजेस होगी, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीजेस होगी। लेकिन यहीं पर अगर Li2SO4 है या Na2SO4 है, अगर ये ऐसे हैं कि टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इसको बढ़ाएंगे तो डिसोल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिसोल्यूशन विल बी डिक्रीज, समझ में आ गया, डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किंतु कुछ ऐसे भी साल्ट हैं जैसे Na2SO4
2.10H2O 1 मोल पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है। इसको टेम्परेचर पर गर्म करेंगे अप टू 34 डिग्री सेल्सियस, और 34 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो ये चेंज होगा Na2SO4 अदर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में। कब तक ये टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे? 34 डिग्री सेल्सियस। इससे अगर आप ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज किए फिर ये डिसोल्यूशन होना स्टॉप हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर तक इसकी डिसोल्यूशन बढ़ती है और उसके ऊपर जाने पर इसके डिसोल्यूशन धीरे धीरे घट जाती है और ऑन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म चेंज इनटू अदर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। तो टोटल जो फैक्टर है वो 2 है, 3 है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा है आपका लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, और तीसरा है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक नेचर होगा। तो इसके आधार पर साल्ट कितने टाइप के सॉल्युबिलिटी होगी, तो इसके आधार पर सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 3 टाइप की। तो कुछ ऐसे होंगे साल्ट जिसकी सॉल्युबिलिटी तब बढ़ेगी डिसोल्यूशन पावर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे NaCl है, KCl है, KNO3 है। ये किस टाइप के हैं? तो ये जो है एंडोथर्मिक है, यानी कि AA-BB मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ग्रेटर होगा AB मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की तुलना में, और डेलेज सॉल्यूशन एनर्जी ग्रेटर देन 0 इट विल बी रिक्वायर्ड। लेकिन Ni2SO4 N2SO4 इनके टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसोल्यूशन पावर डिक्रीज होगी, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है और इनकी AA और BB मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्मॉलर देन AB मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, और रिएक्शन का जो नेचर है वह एक्सोथर्मिक है और डेल्टा H सॉल्यूशन एनर्जी इज लोअर देन 0। एक ऐसे और डिसोल्यूशन पावर है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा ना डिक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा, और उसी टेम्परेचर तक उसकी डिसोल्यूशन पावर बढ़ेगी, और उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो डिसोल्यूशन पावर घटने लगेगी। जैसे Na2SO4.10H2 है, Na2SO4 में चेंज होगा और टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ाएंगे? 34 डिग्री सेल्सियस तक, तो डिसोल्यूशन पावर बढ़ता जाएगा। किंतु अगर 34 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर किए तो डिसोल्यूशन पावर घट जाएगा। तो अंडरस्टैंड, तो याद रखिए कि एक्सोथर्मिक कब होता है? डेल्टा एच सॉल्यूशन ग्रेटर लोअर देन 0 होता है, तब हीट इज रिक्वायर्ड होता है NaCl KNO3, और अगर AB मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन लोअर होगा AB मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ग्रेटर होगा। किंतु दूसरा कंडीशन है कि AA-BB मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ग्रेटर होगा, AB मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन लोअर होगा, तो रिएक्शन एक्सो नहीं बल्कि एंडोथर्मिक होगा, और डेल्टा एच सॉल्यूशन एनर्जी ग्रेटर देन 0 हीट विल बी रिक्वायर्ड होगा। समझा? ये सब बात ध्यान रखना है। अब इसके बाद ये होता है कि ये था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्या था? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में हम आपको समझाए थे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के केस में मैंने आपको ये बताया कि क्या होता है डिटेल में सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी मैंने बताया ब्लैक बोर्ड पर वह किसके केस में बताया हूं मैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के केस में, ठीक है। अब एक चीज होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये क्या था? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लेकिन अब जो लिख रहा हूं ये क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी गैस का लिक्विड में घुलना, ठीक है। और अभी तक क्या बताया था? सॉलिड इन लिक्विड बताया था, ये जो ब्लैक बोर्ड पर आपने अभी तक देखा। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में क्या होता है? तो इसके लिए 2 चीज जरूरत होती है। पहला होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। किसके लिए? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स के लिए, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वह डिक्रीज होगी, क्योंकि जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्सपेल्ड आउट। ये ध्यान रखिएगा, क्या हो जाते हैं? एक्सपेल्ड आउट। समझ में आ गया? फट जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? एक्सपेल्ड हो जाते हैं, और दे डू नॉट इजीली डिसॉल्व इन लिक्विड। सो दैट्स व्हाई द टेम्परेचर increases, then the solubility of gas in liquid also decreases. When temperature increases, then the gas dissolution of gas in liquid is decreases, because
when you increase the temperature then the gas molecule will be expelled out, means फट जाएंगे, and solubility or dissolution power will be decreases. Understand? But what is the effect of pressure? When the pressure will be increases, then the solubility or dissolution of gas in liquid increases. For example के लिए जैसे ये देखिए XB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, इसके लिए एक जनरलाइजेशन लागू होता है, या P इज इक्वल टू P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है XB, एक ये लगता है जनरलाइजेशन, या P इक्वल टू KH मल्टीप्लाई XB, ये जनरलाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, ये विलियम हेनरी थे 1805 में एक जनरलाइज्ड किए रिलेशन बिटवीन solubility of gas in liquid and pressure. Understand? इन्होंने देखा कि प्रेशर बढ़ाने पर solubility of gas in liquid बढ़ता है और प्रेशर घटाने पर solubility of gas in liquid घटता है, but effect of temperature is inversely proportional, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस इन लिक्विड डिसोल्यूशन घटेगा, डिक्रीज होगा, because gas molecule will be expelled out. But in case of effect of pressure, when the pressure increases, then the dissolution of gas in liquid increases as soon as. But when the pressure will be decreases, then the solubility dissolution of gas molecule in liquid will be decreases. तो pressure बढ़ेगा तो गैस की लिक्विड में डिसोल्यूशन बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो गैस की लिक्विड में डिसोल्यूशन भी घटेगी, अर्थात XB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XB और P इक्वल टू KH XB. P where P is the partial pressure, XB is the mole fraction or dissolution of gas and liquid, KH is the Henry law constant. तो वैल्यू ऑफ KH किस पे डिपेंड करता है? KH डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T और KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/P. ठीक है, ये दो रिलेशन. And the value of KH for different gases, for different dissolution power and different pressure, यानी कि गैस की जो KH वैल्यू है वो डिफरेंट कंडीशन पर वो डिफरेंट गैसों की डिफरेंट KH वैल्यू होती है, सबका KH वैल्यू एक जैसा नहीं होता है सभी गैसों का, अर्थात KH बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की जो लिक्विड में डिसोल्यूशन पावर है वो घटेगा, किंतु KH घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो गैस के लिक्विड में डिसोल्यूशन पावर भी बढ़ेगी. इसका मतलब ये हुआ कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड एंड KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगी, अगर KH घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगा. अब देखिए हेनरी लॉ का कुछ कंडीशन है, लिमिटेशंस है. हेनरी लॉ का कुछ लिमिटेशंस है, वहां पर यहाँ पर लिख रहा हूं लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ. लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. तो पहला लिमिटेशन क्या है? प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई. प्रेशर शुड नॉट टू हाई. टू हाई माने बहुत ज्यादा प्रेशर ऊंचा नहीं होना चाहिए. टेम्परेचर शुड नॉट टू लो, यानी टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, कम हो किंतु शुड नॉट टू लो. ठीक है, एंड डू नॉट रिएक्शन बिटवीन, शुड नॉट बी रिएक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड should not be dissociation, do not be chemical change between solvent dissolution. तो ये तीन इसके कंडीशन है. पहला, प्रेशर शुड नॉट टू हाई, प्रेशर बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर शुड नॉट टू लो, और टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और प्रेशर बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए. ये क्या है? लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ है. इसमें इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है. कौन सा चीज? ये लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, यानी हेनरी लॉ की सीमाएं. तो पहला सीमा क्या है? प्रेशर शुड नॉट टू हाई, और दूसरा सीमा क्या है? टेम्परेचर शुड नॉट
टू लो। अंडरस्टैंड। अब होता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो यहां लिख रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहां कहां होता है हेनरी लॉ का? हेनरी लॉ का एप्लीकेशन कहां कहां होता है? हेनरी लॉ का एप्लीकेशन तो एक जो होता है कि व्हेन यू गो एट हायर एल्टीट्यूड देन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज देयर वेरी लो देन द ग्राउंड लेवल। दैट्स व्हाई the people lived at high altitude do not think proper because less content of oxygen there, so their lungs will be do not comfortable and do not think proper manner. So this is the application of Henry Law। यानी ऊंचे पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं पर्वतारोही, उनके शरीर में ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होती है जमीन की तुलना में, इसलिए उनका जो लंग्स है कंफर्टेबल नहीं होता है और थिंक प्रॉपरली नहीं होते हैं और स्पेशल तरह से खड़ा होकर के ऊपर पहाड़ों पर चढ़ते हैं। दूसरा है कि व्हेन डाइवर्स डाइव इन द सी then the percentage of oxygen is very less, so that's why divers carry oxygen cylinder there because in sea and lower level oxygen is very less content, and when the divers come out from the sea then their body will be bent and feeling more pain, understand, and sometimes they can be death also because nitrogen gas dissolve in blood, understand, and dissolve in blood and through the bubbles, okay, and percent of oxygen do not more in body, that's why they feeling very painful, severe pain and even death also, understand। दो ये है, एक को कहते हैं बेंडिंग, है ना, और एक वाला जो पर्वतारोही जो ऊपर जाते हैं उसको बोलते हैं एनोक्सिया। तो एक है एनोक्सिया, ANOXIA, एनोक्सिया, और एक है बेंडिंग। ये दो एप्लीकेशन है किसके? हेनरी लॉ के। तीसरा एप्लीकेशन है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, द गैस डिसॉल्व इन द कार्बोनेटेड बेवरेजेस मोर एंड मोर बाय द इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर, अंडरस्टैंड। एक तो हो गया, और एक हो गया कि मोर एंड मोर ऑक्सीजन इन आवर बॉडी देन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स मोर एंड मोर देन हीमोग्लोबिन विल बी combined together with oxygen to form oxyhemoglobin, when go in the deep area of the tissue then they are released and hemoglobin will be released, understand, in tissue sector। so प्रेशर ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन के द्वारा हीमोग्लोबिन लंग्स में जल्दी टच होकर के ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना देता है जो टिश्यू के डीप एरिया में जाकर के अलग अलग हो जाते हैं। तो ये चार इसके एप्लीकेशन है किसके? हेनरी लॉ के। एनोक्सिया, बेंडिंग, कार्बोनेटेड बेवरेजेस सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में, और लंग्स में फेफड़ों में ऑक्सीजन परसेंट ज्यादा होने से हीमोग्लोबिन एक इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना देता है जो टिश्यू के अंदर जाने पर वो दोनों अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं होने से फीलिंग नॉट गुड, बैड फीलिंग, दे आर फीलिंग वेरी बैड। ये चार हो गया आपका हेनरी लॉ का एप्लीकेशन, और ये जो लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ है ये दो हो गया, ठीक है। और हेनरी लॉ क्या है? एक्स बी डायरेक्ट पी या पी डायरेक्ट एक्स बी, आप पी इक्वल टू के एच एक्स बी। के एच क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट है जो टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो के एच बढ़ेगा और डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड घटेगा, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगा तो के एच की वैल्यू घटेगी। इस तरह से विभिन्न गैसों के लिए के एच की वैल्यू जो होती है भिन्न भिन्न होती है। तो ये जो हेनरी लॉ क्या है, फिर हेनरी लॉ का लिमिटेशंस क्या है, फिर हेनरी लॉ का एप्लीकेशंस क्या है, ये पूरा टॉपिक था क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। विलियम हेनरी 1805 में रूल निकाला था। तो इस तरह से ये पूरी सॉल्युबिलिटी आज ये आपको मैंने पढ़ाया। तो ये सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या है, मैं एक बार फिर से डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सॉल्युबिलिटी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स dissolved in 100 gram of solvent
in the given condition of temperature is called solubility. Unit of solubility is mole decimeter in verse 3. Solubility of solid in liquid. A factor affecting solubility of solid in liquid. There are two factors. Nature of solid, there are 4-5 factors. First is nature of solid and solvent. If solid is ionic, means KCl, NaCl, KNO3, then they are soluble in water and they are not soluble in non-polar solvent like ether, benzene and chloroform, carbon tetrachloride. Similarly, oxygen, nitrogen, non-polar solute and soluble in non-polar solvent like benzene, ether, chloroform, carbon tetrachloride, but they are not soluble in water like it means the formula follow like dissolve like dissolve like. It means क्या हुआ, polar solid dissolve polar solvent, not dissolve in non-polar solvent. That's why non-polar solid dissolve in non-polar solvent and do not dissolve in polar solvent. Temperature, second factor. If A and BB molecular interaction is smaller than the AB molecular interaction, then the dissolution reaction will be exothermic. Means delta H solution energy is lesser than 0. Means heat is not required. Delta H heat is released. Such a Li2SO4 and H2SO4 understand dissolve in water, then they release the heat and reaction is the exothermic. Delta H is lesser than 0. Second condition, A and DB molecular interaction is greater than the AB molecular interaction, then the reaction dissolution will be endothermic. Means delta H solution energy is greater than 0 and reaction will be heat will be required. जैसे for example NaCl, KCl, KNO3 and NO3 temperature will increase, then their solubility will be increase. Understand? इस दोनों के अलावा there are two factors more: lattice energy, solution energy. Solute energy when dissolved in the solvent, that is called lattice energy, delta H indicated. Solution energy means the solvent energy. Understand? This is indicated by delta HS. Means delta H solution energy greater or equal to delta HL lattice energy, then dissolution will be occur. Second condition, the lattice energy is sorry, ये यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया. Lattice energy is something greater than delta H solution energy, then dissolution will also be occur. अगर डेल्टा सॉल्यूशन एनर्जी डेल्टा एच लैटिस एनर्जी की से ज़्यादा है, बराबर है, तो रिएक्शन डिसोल्यूशन होगा. उसी तरह अगर लैटिस एनर्जी सॉल्यूशन एनर्जी से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो भी डिसोल्यूशन अकर होगा. बट डेल्टा एच एल लैटिस एनर्जी मच ग्रेटर देन सॉल्यूशन एनर्जी, यानी कि डेल्टा एच एल लैटिस एनर्जी सॉल्यूशन एनर्जी की तुलना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब डिसोल्यूशन डू नॉट अकर. अंडरस्टैंड? इसके आधार पर सॉलिड सॉल्यूट देयर आर 3 टाइप. एक होता है टेम्परेचर इंक्रीजर, देन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड इंक्रीजर, जैसे NaCl, कैसे KNO3. ये हो जाता है एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट क्या होगा, डेल्टा एच सॉल्यूशन एनर्जी मच ग्रेटर हो जाएगा 0, हीट रिक्वायर्ड हो जाएगा, तब डिसोल्यूशन मैटर होगा. लेकिन कुछ साल्ट होते हैं जैसे Li2SO4 टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिसोल्यूशन पावर डिक्रीज होगा, क्योंकि बिकॉज they show exothermic in nature. Understand? और कुछ ऐसे salts हैं जैसे Na2SO4 और 10H2O only dissolve at constant 34 degrees Celsius. Above this temperature they stop their solubility. And second heading, solubility of gas in liquid, means effect of temperature and effect of pressure. When the temperature increases, then the solubility of gas in liquid decreases because the gas molecule will be expelled out, फट जाएगा and there decreases. But effect of pressure, when the pressure increases, then the solubility of gas in liquid increases. And one scientist, William Henry, chemist, 1805, generalized a rule. It's called Henry law. What is Henry law? The solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure, or P directly proportional to XB, or XB directly proportional to P, or P is equal to KHXB. KH is the Henry law constant, P is the pressure, XB is the mole fraction or solubility of gas in liquid. Limitations of Henry law. इसकी सीमाएं क्या है? तो प्रेशर शुड नॉट टू हाई, प्रेशर ज्यादा हो किंतु बहुत ज्यादा नहीं हो. टेम्परेचर शुड नॉट टू लो, टेम्परेचर कम हो किंतु बहुत ज्यादा कम न हो. An application of Henry law: first, used in anoxia; second, used in bending; third, for the formation of carbonated beverages; fourth, in the lungs, percentage of oxygen should be greater than the hemoglobin will be attached with oxygen to form oxygen from hemoglobin. तो आज के लिए ये सारा टॉपिक था.
और ये टॉपिक आपके आरबीएसई, सीबीएसई, अदर स्टेट बोर्ड जिसमें ये सोल्यूशन चैप्टर हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। हेनरी लॉ का लिमिटेशन एप्लीकेशन तो गारंटी पूछता है, केज की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, और केज का पी और सॉल्वेंटी और गैस लिक्विड से क्या रिलेशन होता है, ये सारा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। ब्लैक बोर्ड के किनारे में हो गया हूँ, पूरी ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हूँ उसको ध्यान से देख लीजिएगा, जो मैंने बोला इससे मैच करा लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।